आप सभी स्नेही स्वजन का फेसबुक लाइव की सेवा में स्वागत है। मैं काफ़ी दिनों के बाद फेसबुक लाइव पर आया हुआ हूँ और बहुत अधिक समय बिताना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर। बस कुछ बातें आप लोग से करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मेरा विचार यह है कि नागरिकता कानून 1955 में जो संशोधन हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया, और इस बिल के जरिए भारत के 3 पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक नागरिकों हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसिक और ईसाई, जो कि 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आकर के बस गए थे, उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। वास्तव में एक प्रकार से देखा जाए तो उनकी समस्या का समाधान किया गया, क्योंकि विभाजन के बाद वे लोग फंस गए थे पाकिस्तान और बांग्लादेश में। बांग्लादेश तो बाद में बना मुल्क, और जबकि उनकी मांग नहीं थी नए मुल्क की। जिनकी मांग थी उन्होंने लिया, और जिन्होंने मजहब चुना वो पाकिस्तान चुने, जिन्होंने मुल्क चुना उन्होंने हिंदुस्तान चुना। इसलिए इस विषय पर हम बहुत विस्तार से नहीं बोलना चाहते हैं। मेरे मन में बस 2 सवाल है, सिर्फ 2 विषय पे हम बात करना चाहते हैं। जो एक विषय यह है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की बातें की जाती हैं कि हिंदू विचारकों ने इस पर अपने विचार रखे। सर्वप्रथम मेरा मानना है कि विनायक दामोदर सावरकर जी ने पूर्व में जो विचार रखे गए थे उसको एक दार्शनिक विचार में परिवर्तित किया, और ऐसे विचारकों का जो विचार रहा वो विचार इसलिए रहा कि उनका मानना था कि 1192 के पहले भारत एक हिंदू मुल्क था, हिंदू देश था। इसलिए वो सोचते थे, कभी उनका ये तर्क नहीं रहा कि 2 भागों में बांट दिया जाए या 3 भागों में बांट दिया जाए। ऐसे कोई विचार उनके नहीं रहे। यह विचार अल्लामा इकबाल और जिन्ना के रहे, और उन लोगों ने नया मुल्क लिया। लेकिन अब जिन्होंने धर्म के आधार विभाजन नहीं मांगा, अगर वे उस देश में फंस गए तो ये भारत का नैतिक दायित्व था कि उनको अपने देश की नागरिकता दें। 26 सितंबर 1947 को गांधी बाबा ने एक प्रार्थना सभा में कहा था कि जो भी गैर मुस्लिम पाकिस्तान में फंसे होंगे, अगर जब आना चाहेंगे उनका भारत में स्वागत है। और 25 नवंबर 1947 को कांग्रेस के सभा में भी ये बात रखी गई थी कि जो भी गैर मुस्लिम भारत आना चाहेंगे उनका भारत में स्वागत है। यह विचार उन लोगों के रहे, तो इस तरह से अगर 70-72 वर्षों बाद भारत ने उनको नागरिकता देना चाहा तो मेरी नज़र में गलत नहीं है। और पूरे देश में जो विरोध हो रहा है इसका, उनसे मेरा बस 2 सवाल है कि आपकी नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो फिर आपके विरोध की वजह क्या है? अगर आप यह कहते हैं कि इस संशोधन से भारत के संविधान का उल्लंघन हो रहा है, या भारत के संविधान के किसी भी आर्टिकल या अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है, तो आपका नैतिक दायित्व है आप हिंदुस्तान की सर्वोच्च अदालत में जाइए, वहाँ अपनी बात रखिए। अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा होगा तो माननीय सर्वोच्च अदालत से आपको न्याय मिलेगा। और व्यक्तिगत रूप से आपका जब कोई अहित नहीं हो रहा है तो फिर आपकी तरफ से यह प्रोटेस्ट करना, धरना करना सर्वथा गलत है। आगे हम बात करते हैं कि जब आप धरना करते हैं, धरना करने के बाद जब
पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज होता है तो आप फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ। इस विषय पर मेरा विचार है कि गांधी बाबा ने कहा था कि जब आप कोई आंदोलन करेंगे, कोई भी अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, तो सरकार का नैतिक दायित्व है कि वह आप पर कार्रवाई करे। गांधी बाबा अपने आंदोलनकारियों से कहा करते थे कि आप मेरे साथ आइए, बैठिए और इस बात के लिए तैयार रहिए कि अंग्रेजी सरकार आपको गिरफ्तार करेगी, जेल भेजेगी, लाठीचार्ज करेगी, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए हमारा नैतिक दायित्व है कि हम आंदोलन करें और शासन का नैतिक दायित्व है कि वह अपना शासन चलाने के लिए हम पर कार्रवाई करे। लेकिन नैतिक रूप से जो अधिक मजबूत होगा उसकी जीत होगी। तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब उन पे शासन कार्रवाई कर रहा है तो फिर उस कार्रवाई की निंदा नहीं की जा सकती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि गांधी बाबा के शब्दों में कि उनका प्रोटेस्ट करना अधिक जायज़ था नैतिक रूप से, या सरकार का लाठीचार्ज या जो भी रहा हो वह जायज़ था। तो जो जायज़ होगा उसको सफलता मिलेगी। और मेरी नज़र में उनका प्रोटेस्ट करना सर्वथा गलत है, क्योंकि अगर उनको लगता है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो उनको न्यायालय की शरण लेना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। बस इन्हीं दो विषयों पर मैं अपनी बात रखने आया था। और अगला एक सवाल लोगों के मन में रहा भी हाल में, तो गांधी बाबा ने यह भी कहा था कि किसी पापी से नफरत मत करो, उसके पाप से नफरत करो। तो इस परिस्थिति में जो पाप किया है उसके पाप से नफरत करो, पापी से नफरत क्यों करते हो? यह विचार मेरा, चाहे आप गोडसे पर ले लीजिए, जिस पे भी लेना हो, उन्होंने कोई गलतियां की हैं तो उस गलती की से ईर्ष्या करो, उनके पाप से ईर्ष्या करो, पापी से ईर्ष्या मत करो। ये गांधी जी का ही विचार रहा है। और इन विचारों के साथ मैं पुनः एक बार अंत में निवेदन करता हूँ कि यह संपूर्ण हिंदुस्तान का दायित्व है कि वह अफवाहों से बचे, क्योंकि पूरे भारत के किसी भी नागरिक के स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 5, 10, 14, 21, 25, 30 किसी का भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। और जिनको संविधान का हवाला देना हो तो उनका दायित्व है कि वो आंदोलन धरना छोड़ करके न्यायालय में पैरवी करें। अनिल जी का कमेंट आया है कि जय हो, सबका साथ सबका विकास का नारा क्या होगा? अनिल जी, सबका साथ सबका विकास या भारतीयों के लिए था, पाकिस्तान के घुसपैठियों या आतंकवादियों या जिसकी हम पहचान नहीं कर सकते हैं कि कौन है क्या है, क्योंकि प्रॉपर चैनल से सिटीजनशिप के लिए निवेदन नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम उनकी पहचान कैसे कर पाएंगे? आपको यह बताना चाहता हूँ कि पिछले 6 वर्षों में 568 लोगों को नागरिकता जो दी गई भारत सरकार द्वारा, वो पाकिस्तान या बांग्लादेश के मुस्लिम ही रहे हैं। इसलिए यहाँ सबका साथ सबका विकास का जो विषय है वो पूर्णतः सही है। जो इंस्टेंट या शीघ्र नागरिकता की बात जो है वो सिर्फ 6 अल्पसंख्यक के लिए है। तो इसलिए आपके हम विचार का खंडन करते हैं। नंबर 2 बात, गांधी का देश है साहब, आपने लिखा है, तो मैं भी ये मानता हूँ कि गांधी का देश है और गांधी जी का ही विचार था 26 सितंबर 1947 की प्रार्थना सभा में कि जो भी गैर मुस्लिम पाकिस्तान में फंस गए हैं, जब भी भारत आना चाहेंगे उनका भारत में स्वागत है। तो अगर वो भारत में आए हैं, भारत उनका स्वागत कर रहा है, तो ये गांधी जी के ही विचार हैं। इसलिए हम इस विषय को जो आपने रखा है गांधी का देश साहब, इसको मैं मानता हूँ और आपकी बातों से सहमत हूँ, और गांधी जी के विषय पर ही कार्य हो रहा है। जिन भाइयों ने या बहनों ने या स्नेही स्वजन ने हमारा लाइव देखा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अदनान सामी भी 568 लोगों में शामिल हैं।
अदनान सामी ने भारत की नागरिकता के लिए निवेदन किया था, उनको नागरिकता मिली। क्योंकि 1955 का जो नागरिकता का जो अधिनियम है वो बहुत व्यापक है और उसमें नागरिकता के पूरे प्रावधान की विस्तार से व्याख्या की गई है। और जो यहाँ पे हुआ है वो पूरा एक्ट नहीं है, बल्कि एक अमेंडमेंट बिल आया था, उसमें एक क्लाज में परिवर्तन हुआ था, पूरे पूरे एक्ट में परिवर्तन नहीं हुआ है। जो पाकिस्तान या बांग्लादेश के या दुनिया की जो भी लोग भारत के नागरिक बनना चाहेंगे, किसी धर्म के होंगे, वो प्रॉपर चैनल से आएंगे, नियमित चैनल से, नियमित जो नियम है भारत का उसके तहत आएंगे तो उनको भारत सरकार नागरिकता पर विचार करेगी। ऐसी परिस्थिति में मेरा यह मानना है कि लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए, क्योंकि भारत में किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है। जिसको दी जा रही है सर्वथा देना उचित है। मैं जब से लिखना, बोलना, पढ़ना जानता हूँ तब से मैं इस विषय पर लिख रहा हूँ और मेरा मानना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में फंसे हुए अल्पसंख्यक अगर भारत आना चाहते हैं तो भारत सरकार का नैतिक दायित्व है कि उनको भारत की नागरिकता मिले। क्योंकि हिंदुस्तान का विभाजन जो हुआ उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। तो हम ऐसे कट्टरपंथी देश जहाँ का धर्म ही मात्र इस्लाम हो, वहाँ हम उनको नहीं छोड़ सकते हैं। 47 के विभाजन का दर्द हम उनके ऊपर नहीं थोप सकते हैं। अगर वो आना चाहते हैं तो आएँ। लेकिन मेरा पुनः यह विचार है, मैं इसको बार बार कहूँगा कि 47 में जिन लोगों ने मजहब के नाम पे मुल्क चुन लिए थे, अब उनको मुल्क के नाम पे वापसी का तो मेरी नज़र में कोई अधिकार नहीं है डायरेक्टली। बाकी प्रॉपर चैनल नियम, जो नियम तरीका है वो अलग विषय है। क्योंकि उस समय पूरे जमा मस्जिद की प्राचीर से देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने कहा था कि जो चला गया उसे भूल जा, हिंद को अपनी जन्नत बना। उन्होंने यह बात हिंदुस्तान में रह गए मुस्लिमों से कही थी, क्योंकि कलाम साहब हिंदुस्तान विभाजन के पक्षधर नहीं थे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।